अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे इज 25th ऑफ द मार्च। 25 मार्च को हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंटरप्ट से रिलेटेड कि भाई इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड बाय एनी डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर सो दैट द माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप्स वर्किंग। इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है जो माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर काम करना छोड़ देता है या रुक जाता है। अब इंटरप्ट तुम्हारे पास जो है ना, एक हार्डवेयर इंटरप्ट भी होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब प्रिंटर के जरिए पेज निकाल लेते, प्रिंट कर रहे थे, पेज फंस गया प्रिंटर में, तो लिखा हुआ आता है कि भाई पेपर जैम इन अ प्रिंटर। या ट्रे के अंदर पेपर खत्म हो गया तो लिखा हुआ आता है कि प्लीज इंसर्ट द पेपर। तो इंटरप्ट हार्डवेयर भी हो सकता है और इंटरप्ट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आपने कोई चीज डाउनलोड के ऊपर लगाई और डाउनलोड मुकम्मल हो गई तो आपके सामने लिखा हुआ आता है डाउनलोड कंप्लीट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। आपके हाथ में यूएसबी थी, आपने यूएसबी अपने लैपटॉप पे लगाई, ठीक है। तो यूएसबी जब आप लगाते हो तो वो लिखा हुआ आता है कि न्यू हार्डवेयर फाउंड। न्यू हार्डवेयर फाउंड आता है ना, तो ये सब इंटरप्ट ही तो है। तो हार्डवेयर का मैंने आपको ये बता दिया, न्यू हार्डवेयर फाउंड हो रहा है। हार्डवेयर का एक और कौन सा बताया था मैंने? पेपर जैम इन अ प्रिंटर। पेपर जैम इन अ प्रिंटर, ये भी आपका इंटरप्ट है। तो पॉसिबल कॉजेज ऑफ इंटरप्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। और एक यूजर जनरेटेड इंटरप्ट भी होता है। आप लोग में से जितने भी लोग लैपटॉप पे हैं, ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबाओ। ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबाओ। टास्क मैनेजर खुल गया, तो इसका मतलब है वो आपने खुद जनरेट किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो यूजर जनरेटेड इंटरप्ट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे अगर हमारी जमीन पर वो नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती, तो हम सब फिसल रहे होते। क्या कहते हो? है ना, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फिसले जा रहे हैं, टकराए जा रहे हैं। तो इंटरप्ट में भी ऐसी बात है कि इंटरप्ट अगर नहीं होता ना तो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे। क्या कहते हो? इंटरप्ट को बिल्कुल अपनी जिंदगी से खत्म कर दो तो मल्टीटास्किंग हो सकेगी? नहीं होगी ना। इंटरप्ट आएगा तो मल्टीटास्किंग होगी ना। तो इंटरप्ट जरूरी भी होता है मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है। तो इंटरप्ट के ऊपर जब काम होता है तो वो इंटरप्ट सर्विस हैंडलिंग रूटीन वो वाला काम परफॉर्म करती है। अल्लाह ने हमारे अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अचानक से नॉक होता है तो हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। जो भी आता है, अम्मा अब्बा बहन भाई, उसकी बात को सुनते हैं। उसकी बात को सुनने के बाद अगर वो काम अहम होता है तो उस काम को करने में लग जाते हैं। और उस काम को करने के बाद फिर वापस जहां पर हमने अपना पिछला काम छोड़ा होता है उस काम को करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है अल्लाह ने भी हमारे अंदर एक चीज रखी है जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। कि जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो उस इंटरप्ट के आने पे हम अपना प्रीवियस वाला काम रोक देते हैं, ठीक है, और उसका स्टेटस सेव कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो नया इंटरप्ट आता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। और फिर वो काम करने के बाद हम वापस आके अपने काम में लग जाते हैं। तो ये सारा का सारा काम हमारी बॉडी के अंदर जो काम करवा रहा होता है वो आईएसआर कराता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी इंटरनेट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये एक ऐसी रूटीन होती है जो इंटरप्ट आने के ऊपर उसको रिस्पॉन्स देती है। when interrupts are detected during fetch execute cycle and how interrupts are handled। और वो हैंडल किए जा कैसे किए जाते हैं, ये तमाम की तमाम बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो इंटरप्ट में कहते हैं कि एक सिग्नल है, प्रोसेसर को भेजा जाता है जिसकी वजह से प्रोसेसर अपना करंट जो भी काम होता है उसको रोक देता है और फिर जो भी इंटरप्ट आया होता है उसको देखता है। इंटरप्ट हार्डवेयर भी हो सकता है, टाइम सेंसिटिव टास्क भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारी विंडोज अपडेट थी 7:15 पर, जैसे ही 7:15 हुए तुम्हारी विंडोज अपडेट, जो विंडोज की अपडेट आती है वो, या फिर तुम्हारी एंटीवायरस की अपडेट चलना शुरू हो जाएगी। तो वो टाइम सेंसिटिव भी होती है, ठीक है। व्हेन इंटरप्ट अकर्स, जब होता है तो प्रोसेसर जो करंट प्रोग्राम है उसकी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देता है, रोक देता है। और फिर जो ट्रांसफर करता है कंट्रोल वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को करता है। ये एक तरह की सर्विस है जो इंटरप्ट के आने पे एक्टिव हो जाती है, सही है। पर्पस एंड रोल ऑफ द इंटरप्ट। रियल टाइम इवेंट हैंडलिंग। हार्डवेयर का एरर आ गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ठीक है। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है हार्ड डिस्क फेलियर। तो कभी ऐसा होता है ना, अचानक से सिस्टम चलते चलते ब्लू स्क्रीन आती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं और बंद हो जाता है।
फिर उसके बाद दोबारा खुल के सेट भी हो जाता है। तो इसका मतलब है समटाइम अगर हार्ड डिस्क तुम्हारी डाटा को रीड नहीं कर रही है तो वो एरर दे सकती है, जिसकी मदद से तुम्हारा चलता फिरता काम बंद होकर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। इंटरप्ट डिवाइस कम्युनिकेशन के जरिए भी आता है, जैसे कि प्रिंटर में पेपर जैम हो गया या फिर नेटवर्क एरर आ जाता है, ये भी एक इंटरप्ट है। मल्टीटास्किंग, सस्पेंडिंग प्रोसेसिंग इन वन एप्लीकेशन सो दैट द यूजर कैन स्विच टू अनदर। ऑल्टर टैब का बटन दबाते हो तो टैब्स के दरमियान स्विच करते हो, अभी जरा ऑल्टर टैब दबाओ, तुम अपनी एप्लीकेशंस जो भी होंगी उनके दरमियान स्विच करना शुरू हो जाओ। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में मैंने अभी तुम्हें बताया था, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस की वजह से आता है। जैसे कीबोर्ड का इनपुट, कीबोर्ड का एरर आ गया, समटाइम ऐसा आता है कि भाई कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है, आप उसको निकाल के दोबारा लगा दे तो कनेक्ट हो जाता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर की तरफ से आता है, कोई अपडेट आई है या फिर अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे तो उसको आपने चलाया और डिवीजन बाय जीरो कर दिया, तो फौरन से एरर आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ये भी हो सकता है डाउनलोड मुकम्मल हो गई है या डाउनलोड इनकम्प्लीट हुई है, या आप सी से डी ड्राइव में डाटा डाल लो और डी ड्राइव पहले से फुल है, तो लिखा हुआ आएगा डिस्क ड्राइव फुल, ये इंटरप्ट होगा नहीं होगा? समझ लो। फिर उसके अलावा ट्रैप इंटरप्ट भी है, इसका मतलब है कि इंटेंशनली ट्रिगर्ड बाय प्रोग्राम, इंटेंशनली होता है, सॉफ्टवेयर की डिबगिंग हो रही है, हैंडलिंग हो रही है, या अनएक्सपेक्टेड एरर है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज चलते चलते अचानक से एरर देना शुरू हो जाती है, तो वो ट्रैप इंटरप्ट्स कहलाते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इंटरप्ट का प्रोसेस काम कैसे करता है। इंटरप्ट का प्रोसेस काम ऐसे करता है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है, इंटरप्ट तो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर दोनों की तरफ से, किसी एक की तरफ से जनरेट होगा ना। तो एक्सटर्नल डिवाइस या सॉफ्टवेयर वो एक सिग्नल जनरेट करते हैं प्रोसेसर को, ताकि वो अपना जो भी काम कर रहा है उससे रुक जाए। द इंटरप्ट कंट्रोलर पासिस इट टू इंटरप्ट हैंडलर, फिर जो भी इंटरप्ट आया होता है वो इंटरप्ट हैंडलर को दे दिया जाता है। इंटरप्ट एक्नॉलेज, फिर आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ भाई इंटरप्ट हुआ है। द इंटरप्ट हैंडलर डिसाइड इफ द इंटरप्ट नीड्स टू बी डील विद नाउ और लेटर। तो फिर मैंने बताया था ना कि हमें देखना पड़ता है प्रायोरिटी, कि क्या जो इंटरप्ट आया है उसको अभी करना भी है या नहीं करना। अम्मा ने कहा बेटा दही ला दो, तुमने कहा अच्छा अम्मा अभी फौरन तो आप सालन नहीं बना रही ना, मैं जरा आधे घंटे अपना ये पास पेपर मुकम्मल कर लूँ फिर ले आता हूँ। लेकिन अम्मा कहती नहीं नहीं जल्दी से भाग के जाओ, मेहमान आ गए रोटी लेके आओ। तो तुम्हें अपना पास पेपर वहीं छोड़ना होगा और जाके रोटी लेके आनी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे अपडेट है, कोई विंडोज अपडेट कर रहे हो, तो विंडोज अपडेट अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार सिक्योरिटी वर्जन है बड़ा जरूरी है इसको अभी के अभी, अगर एंटीवायरस अपडेट आ रही है फौरन करना है, तो तुम उसको डिले नहीं करोगे, तुम उसको फौरन कर दोगे। बट अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार कोई सिक्योरिटी पैच है ठीक है, हम बाद में भी रात को चला लेंगे, क्योंकि सम टाइम जो अपडेट्स वगैरह आती हैं तो वो आपको आपके काम करने से रोकती भी हैं, तो अगर आप कोई अहम काम कर रहे हो तो फिर आप उस अपडेट्स को होने भी नहीं देते। ये बात समझ में आती है? तो अगर आपके पास, आप इस बात पे राजी हो जाते हैं कि आपको इंटरप्ट को सर्विस करना है, इंटरप्ट को अहमियत देनी है, तो फिर जो करंट कंटेंट होता है प्रोसेसर का उसको आप कहीं ना कहीं उठा के रखते हो ना, उसको कहीं फेंके को थोड़ी। यानी कि अगर आप कोई पास पेपर सॉल्व कर रहे थे तो अब आप पेंसिल फंसा के वहां चले जाओगे, तो जो करंट कंटेंट होगा प्रोसेसर का उसको आप कहीं ना कहीं सेव करोगे। तो अगर आप लेट सपोज छठे नंबर पे सवाल कर रहे थे पास पेपर का, तो आप वहां पर मार्क करके पेन फंसा के कोई नोट जो है वो लगा के चले जाओगे, ऐसा ही स्टिकी नोट लगा के चले जाओगे, तो इसका मतलब हुआ कि करंट स्टेटस जो है आपके काम का वो आपने किसी जगह सेव कर दिया। अब आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन आ जाएगी। द प्रोसेसर फैचेस द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन एसोसिएटेड विद द इंटरप्ट टाइप। फिर यह देखा जाएगा कि इंटरप्ट आया किस तरह का है, तो जिस तरह का इंटरप्ट होगा उसी तरह की फिर आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है उसको फैच करके लाया जाए। अब क्या होगा, द प्रोसेसर ट्रांसफर कंट्रोल टू द आईएसआर। अब जो प्रोसेसर काम कर रहा था उससे वो काम छोड़ के इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कंट्रोल दे देगा कि भाई अब तुम इंटरप्ट देख लो। अब इंटरप्ट क्या करेगा, एंड एग्जीक्यूट्स द रूटीन टू हैंडल द स्पेसिफिक इंटरप्ट, और फिर उसके बाद जो भी इंटरप्ट आया हुआ होगा उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इंटरप्ट प्रोसेस हो जाएगा, आफ्टर द आईएसआर कंप्लीट्स, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने उस इंटरप्ट को सर्विस कर दिया, उसका जवाब दे दिया, तो प्रोसेसर फिर रिस्टोर करेगा उस कंटेंट ऑफ रजिस्टर से जहां पर उसने अपना पिछला डाटा डाला था। क्या आप लोगों को बात समझ में आती है? बताओ भाई। तो उसने यही बात आपसे पूछी थी यहाँ पे कि आपने ये बताना है कि इंटरप्ट क्या है, पॉसिबल कॉसेस हमने पढ़ लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्ट, यूज ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट आने के ऊपर ये एक्टिव होती है। व्हेन इंटरप्ट्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द फेच एग्जीक्यूशन साइकिल, तो जो करंट स्टेटस ऑफ द टास्क है उसको उठा के एक जगह रखा जाता है। हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड,
दे आर हैंडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। क्या यहाँ तक की तुम लोगों को बात समझ में आई? तो ये सब चीजें, और फिर उसके बाद फेच एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वो रिज्यूम हो जाएगी। तो इसको जरा देख लेते हैं कि क्या फरमा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से। अब आप ये देख सकते हो कि जैसे ये इंटरप्ट का प्रोसेस बता रहा है आपको। इंटरप्ट के प्रोसेस के अंदर जाहिर है सीपीयू हमेशा फेच एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करता है। और फिर एक चीज होती है इंटरप्ट हैंडलर और एक होता है इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरप्ट जो हुआ है उसकी रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है। सेकंड इंटरप्ट जो है फिर एक्नॉलेज होगा। अब जैसे अम्मा आके खड़ी हुई है आपसे बात करने के लिए, आप एक्नॉलेज तो करोगे जी अम्मी, बोलोगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरप्ट होगा, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आएगी। फिर आप उसको इंटरप्ट को एक्नॉलेज करोगे। ठीक है। एक्नॉलेज किया। फिर उसके बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन लुकअप होगा, देखा जाएगा कि इंटरप्ट है क्या। और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके पास कोई भी जो इंटरप्ट है जब वो आएगा, तो इनिशियलाइज होने के बाद वो इन स्टेप से गुजरेगा। ये वाली चीज आई थिंक सिलेबस में इतना आती नहीं है, तो ये मैंने ऐसे ही तुम्हें बता दिया। बाकी अगर हम देखें तो ये था इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसका सवाल मुझे एक नजर आया था, मैं जरा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सवाल को, फिर आपको बेहतर समझ में आ जाए। बेटा रेफरेंस लिखना जरा। अक्टूबर नवंबर 2023। अक्टूबर नवंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इंटरप्ट से रिलेटेड सवाल है कि यहाँ पे कह रहा था फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स व्हेन एन इंटरप्ट इज डिटेक्टेड। जब भी इंटरप्ट आएगा तो कैसे परफॉर्मेंस होगी, किस तरह से काम होगा। तो अब ये उसने एक दो तीन चार पाँच छह चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें शुरुआत अगर सही है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एट द एंड ऑफ ईच फैच एग्जीक्यूट साइकिल द प्रोसेसर चेक्स इफ एन इंटरप्ट फ्लैग्स इज सेट। ये उसने पहली बात बता दी कि जब भी फैच एग्जीक्यूशन साइकिल परफॉर्म होती है तो आप ये चेक करते हो कि फ्लैग सेट है। यहाँ फ्लैग से मुराद ये है कि फ्लैग अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब है इंटरप्ट परफॉर्म हो गया है। फ्लैग अगर फॉल्स होगा, फ्लैग एक तरीके का वेरिएबल होता है जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स सेट होता है। ठीक है। फेच एग्जीक्यूट साइकिल, अब्दुल्ला तुम मिस तो नहीं की थी तुमने कोई क्लास? फेच एग्जीक्यूट साइकिल पिछली दो तीन क्लासों में हमने डिस्कस किया है कि जब भी डाटा प्रोसेसर को चाहिए होता है तो वो मेमोरी से मांगता है। तो प्रोसेसर से जो डाटा मांगता है उसको लाने में जो भी स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं वो फैच एग्जीक्यूशन साइकिल कहलाते हैं। कि प्रोसेसर को जब भी डाटा चाहिए होता है तो वो मेमोरी से फैच कराता है। मेमोरी के ऊपर डाटा रखा हुआ होता है, वो डाटा दोबारा प्रोसेसर की तरफ जाता है यूजिंग डाटा बस। फिर वो डाटा डिकोड होता है। जब वो डाटा डिकोड होता है तो फिर वो दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी यूनिट की तरफ जाता है, और वहां से उसको जो डाटा मिलता है वहां से वो वापस आके उसको एग्जीक्यूट करता है। ये हमने फैच एग्जीक्यूट साइकिल पिछली दो क्लासों में पढ़ा था। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं एट द एंड ऑफ फैच डिकोड साइकिल, अगर फैच डिकोड साइकिल का एंड है तो प्रोसेसर ये चेक करता है कि भाई एफ एन चेक करता है कि इंटरप्ट फ्लैग सेट है या नहीं है। तो पहली बात तो ये आ गई। अब यहाँ पर हम कहते हैं अगर हम स्टेप्स देखें तो क्या यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं कि यहाँ से डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एट द एंड ऑफ फैच साइकिल द प्रोसेसर चेक इफ एन इंटरप्ट फ्लैग इज सेट। इंटरप्ट फ्लैग सेट है या नहीं है, पहली बात। अब आप देखो सबसे पहला स्टेप यही होगा ना कि प्रोसेसर आइडेंटिफाई करेगा कि इंटरप्ट कहाँ से आया है। अगर आप इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो तो सबसे पहले इंटरप्ट का आना जरूरी है। अब यहाँ पे कह रहा है द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज लोडेड। तो अभी तो इंटरप्ट आया ही नहीं है तो हम लोड कैसे करेंगे, इसलिए पहले ये नहीं आएगा। लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर रीनेबल, अभी ये भी नहीं आया। तो हमारी जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो ये हो रही है कि प्रोसेसर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि इंटरप्ट आया कहाँ से। दैट इज द रीजन वाई हम यहाँ डी लिखेंगे। ये बात समझ में आती है? तो सबसे पहले तो इंटरप्ट प्रोसेसर को ही मिलेगा ना, इसलिए डी पहले आ गया। इफ द इंटरप्ट प्रायोरिटी इज हाई इनफ, अब अगर इंटरप्ट प्रायोरिटी हाई है, प्रोसेसर सेव्स द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर।
प्रोसेसर कंटेंट सेव कर लेगा। ऐसा ही था। उसके बाद क्या होगा कि द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज लोडेड इनटू द प्रोग्राम काउंटर। अब क्योंकि हमारे पास इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाई थी, तो अब हमारे पास आईएसआर क्या करेगा, वो जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी उसका जिस जगह से एड्रेस वो आया होगा, इंटरप्ट आया होगा, उसका एड्रेस उठा के प्रोग्राम काउंटर में डाल देगा। इसलिए हम यहाँ पर ए डालेंगे। क्या ये बात समझ में आती? और व्हेन सर्विसिंग ऑफ द इंटरप्ट इज कंप्लीट, जब इंटरप्ट सर्विस हो जाएगा तो प्रोसेसर जो है वो रजिस्टर से रिस्टोर कर लेगा। अच्छा, चौथा वाला दोबारा बता देता हूँ मरियम को। देखो मरियम, यहाँ तक इंटरप्ट प्रायोरिटी हाई है तो प्रोसेसर जो है करंट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर सेव कर लेगा। यानी अम्मा ने कहा मरियम फौरन से चलो रोटी बनाओ, मेहमान आ रहे हैं, तो अब तुम क्या करोगी? जो भी तुम काम कर रही थी तीसरे सवाल के ऊपर थी, तीसरे सवाल को तुम अपने पास नोट करके चली जाओगी तीसरे का पॉइंटर बना के। ये बात समझ में आती है? तो अब क्या करना है, अब तुम्हें जाके रोटी बनानी है ना। तो अब क्या होगा, द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो वो एड्रेस अम्मा बोलेंगे किचन में आओ। द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कि आना कहाँ पर है, कहाँ से किस जगह पर इंटरप्ट आया है, उस एड्रेस पर पहुंचो। सो द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज लोडेड इनटू द प्रोग्राम काउंटर। तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में सबसे पहला रजिस्टर कौन सा था जहां पे हम डाटा डालते थे, याद करो। फेच डिकोड साइकिल में सबसे पहला कौन था? देखो देखो कौन था सबसे पहले। पीसी में होता है ना। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन पीसी। तो पहले पीसी में होता है, तो फिर आप पीसी की जानिब जाओगे। अब आ रही है बात समझ में? मरियम आ गई बात समझ में? तो ये वजह थी कि आप एड्रेस जो होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का वो आप प्रोग्राम काउंटर में डालोगे। ये हो गया। जब व्हेन सर्विसिंग ऑफ इंटरप्ट इज कंप्लीट, अब इंटरप्ट सर्विस हो गया, द प्रोसेसर रिस्टोर्स द रजिस्टर। रिस्टोर द रजिस्टर का मतलब है कि जो आपने पिछला काम जहां रोका छोड़ा था, अब वो रिस्टोर हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो हाई हाई इंटरप्ट, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट था, द इंटरप्ट प्रायोरिटी इज हाई। तो अब बचता क्या है हमारे पास? अब बचता हमारे पास सीधा सीधा बीई है, कि जो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं वो री इनेबल कर दिए जाएंगे। पहले हम हाई को देखेंगे, इसलिए लो प्रायोरिटी इंटरप्ट को इनेबल करेंगे, कि इसको छोड़ थोड़ी सकते हैं। बात तो सुननी पड़ेगी ना। अगर अम्मा कहती है बेटा रोटी बना लो, तो अब लो प्रायोरिटी उसका क्या, वो कहते चलो आधे घंटे बाद बना लेना, बट बनानी तो है ना। इसलिए छठे के ऊपर हम क्या डालेंगे, कि लो प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है वो री इनेबल है, जब हम हाई प्रायोरिटी करके आ जाएंगे तो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ द इंटरप्ट कम्स फ्रॉम द प्रिंटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैमिंग और शॉर्टेज ऑफ पेपर, आगे क्या बोलते हो? हाँ, तो अब यहाँ देख लो ना कि फेच एग्जीक्यूट साइकिल जो है इंटरप्ट फ्लैग सेट हो गया। यहाँ डी का मतलब ये है, द प्रोसेस आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट सोर्स ये कहता है कि यार पेपर जैम है। ये हाई प्रायोरिटी है या नहीं है? है। पेपर जैम के ऊपर आ गए। इफ इंटरप्ट प्रायोरिटी इज हाई इनफ, ये हाई है, प्रोसेसर सेव्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। जो भी काम हो रहा होगा, कोई वीडियो प्ले हो रही होगी, कुछ कुछ भी हो रहा होगा, कोई डाउनलोडिंग हो रही होगी, वो रखेगा बैक पे रखेगा। नंबर चार के ऊपर वो क्या करेगा, नंबर चार के ऊपर वो करेगा कि एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कि जो इंटरप्ट आया है कहाँ से आया, प्रिंटर की तरफ से आया है, वो प्रोग्राम काउंटर पर लोड हो जाएगी। और उसके बाद जो है इंटरप्ट सर्विस हो जाएगा। व्हेन द सर्विस ऑफ इंटरप्ट इज कंप्लीट, द प्रोसेसर रिस्टोर्स द रजिस्टर। और रिस्टोर करने के बाद जो लो लो प्रायोरिटी के वो होंगे इंटरप्ट होंगे, वो रीनेबल कर दिए जाएंगे, ताकि उनकी तरफ भी तवज्जो दे दी जाए। क्योंकि आईएसआर इंक्रीमेंट तो होता नहीं है, इंक्रीमेंट तो पीसी होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो आ ही नहीं सकती। ये बात समझ, इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं, आगे भी सवाल हैं। तुम लोगों ने लिख लिया? यहाँ देख लो। दो तीन चीजें पहले देख लेते हैं, पहले इंटरप्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इंटरप्ट कैन बी कॉज बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। स्टेट वन कॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कब आएगा? फाइल नॉट फाउंड। किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश करो डबल क्लिक करके, फाइल नॉट फाउंड, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। रन टाइम एरर, चलते चलते डबल क्लिक किया तुमने किसी फाइल पे, वो फाइल मौजूद नहीं है, फाइल चल नहीं पा रही। बफर ओवरफ्लो या वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो, ये सारी एग्जांपल्स है तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की। और हार्डवेयर की, पेपर जैम इन है प्रिंटर, या हार्ड डिस्क का हेड क्रैश हो जाए। अगर ये सॉफ्टवेयर के बजाय हार्डवेयर आएगा, अगर मिसाल के तौर पे तुमसे वो हार्डवेयर पूछ ले, एयर अक्टूबर नवंबर 2023 का 13। अब तुमसे अगर वो सवाल पूछ ले कि यार हार्डवेयर इंटरप्ट बताओ, हार्डवेयर
इंटरप्ट। तो तुम बोल देना हार्ड डिस्क क्रैश, हार्ड डिस्क हेड क्रैश, या फिर तुम बोल सकते हो पेपर जैम इन अ प्रिंटर। सही है। ये सब चीजें आप लिख सकते हो, या फिर कीबोर्ड का इनपुट आउटपुट एरर, कीबोर्ड आईओ एरर, ऐसा भी हो जाता। तो ये मैंने एडिशनल बता दिया तुम्हें, समझ लो। ये रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन हमने पढ़ी थी। तो इसमें ऐसा होता है, द एड्रेस इज इंक्रीमेंटेड, तो इंक्रीमेंट के लिए +1 लगाते हैं। द एड्रेस इन पीसी इज इंक्रीमेंटेड, तो पीसी में पीसी +1 कर दोगे तो इसको इंक्रीमेंटेड बाय 1 कहते हैं। आपको याद है डबल ब्रैकेट का मैंने आपको बताया था, डबल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है एम ए आर पे, ये इटसेल्फ एक एड्रेस है। वरना अमूमन हम ये कहते हैं ना कि यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंटेंट ऑफ पीसी। देख लो, अगर ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट के अंदर है तो हम कहेंगे कंटेंट ऑफ पीसी आर कॉपी टू एम ए आर। एरो का मतलब ये है कि पीसी का जो भी कंटेंट है वो एम ए आर में जा रहा है। लेकिन अगर डबल ब्रैकेट है तो हम बोलेंगे कि डाटा इन द लोकेशन पॉइंटेड बाय एम ए आर, यानी एम ए आर के ऊपर जो डाटा मौजूद है, एम ए आर पे एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाकर आपको डाटा मिलेगा, तो कहते हैं डाटा इन द लोकेशन, डाटा इन द लोकेशन पॉइंटेड बाय एम ए आर इज कॉपी टू एम डी आर। वो ये कहना चाह रहा है कि एम ए आर इटसेल्फ डाटा नहीं है, बल्कि एम ए आर इज एन एड्रेस है। डबल ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स, यहां लिख देता हूं, एड्रेस। डबल ब्रैकेट इंडिकेट एड्रेस, और सिंगल ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंटेंट। सिंगल ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंटेंट्स। समझ में आ रही है बात? आसान है। फिर आखिर में द कंटेंट ऑफ एम डी आर, कंटेंट का मतलब सिंगल ब्रैकेट होता है, ये देखो सिंगल ब्रैकेट, कॉपीड इनटू सी आई आर, कॉपी के लिए एरो लगाना पड़ता है और उसके बाद सी आई आर लिखना होता है। ये भी एक सवाल आया हुआ था, ये भी डिस्कस हो गया। एक चीज वहां पे डिस्कस नहीं हुई थी कि स्पेशल और जनरल पर्पस रजिस्टर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। कहता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय मोस्ट इंस्ट्रक्शंस वेयर स्पेशल पर्पस रजिस्टर कैन ओनली बी यूज्ड बाय सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। ये जितने भी हमारे पास आते हैं ना, पीसी एम ए आर एम डी आर, ये सब के सब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होल्ड स्टेटस ऑफ प्रोग्राम while जनरल पर्पस रजिस्टर होल्ड द टेम्परेरी डाटा while परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। ये जरा अपने पास लिख लो, मैं देख भी लेता हूँ। खैर वैसे ये आप डिफरेंस लिख लो, क्योंकि ये सिलेबस में था कि हमारे पास दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल और जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो पहला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय मोस्ट इंस्ट्रक्शंस, whereas स्पेशल पर्पस रजिस्टर कैन बी यूज्ड बाय सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। फर्क समझ में आ रहा है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो जनरल इस्तेमाल होता है, और सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस रजिस्टर होल्ड स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम। स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम का मतलब ये समझ लो कि ओवरफ्लो अगर आ रहा है, तो ओवरफ्लो के लिए आपके पास एक ओवरफ्लो रजिस्टर मौजूद होता है, और एक कैरी फ्लैग रजिस्टर भी होता है। ये आपके सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं। तो कैरी फ्लैग ये करता है कि जब दो आपके पास रजिस्टर्स हैं, जैसे एक रजिस्टर में वैल्यू है आपके पास 10110101, 11011010, तो ये एडिशन पे आएगा, इसका आंसर 1011101101, 1 और 1 0 विथ कैरी 1, 1 और 1 0 विथ कैरी 1, 1 और 1 0 विथ कैरी 1, 3 1 आ गए। तो अब ये 1 होगा विथ कैरी 1 होगा, हाँ या ना? एक कैरी आएगा। तो फिर कैरी फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो आपकी वैल्यू है, ठीक है ना, वो सेट हो जाएगी एज 1। तो ये होता है आपका कैरी फ्लैग रजिस्टर। तो कैरी फ्लैग रजिस्टर की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 और ये एक। तो आपका कैरी फ्लैग रजिस्टर जो है वो सेट हो जाएगा 1। और साथ साथ क्योंकि ओवरफ्लो भी हुआ है, तो ओवरफ्लो रजिस्टर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट टू 1 हो जाएगी। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इन दो रजिस्टर्स के अंदर आपको वैल्यू 1 नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कैलकुलेशन हुई है उसमें ओवरफ्लो भी हुआ है और उसके अंदर कैरी भी आया है। क्या ये दो बातें आपको समझ में आई? आ गई? यहाँ देख लो,
हमने ये पढ़ा था कि रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है नंबर एक। रजिस्टर्स तुम्हारे पास जनरल और स्पेशल पर्पस हो सकते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर होल्ड डाटा दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू व्हेन एड्रेसिंग द सीपीयू डायरेक्टली। Accumulator is a good example of general purpose register. सही है, and will be used throughout this. Special purpose registers have specific functions. स्पेशल पर्पस रजिस्टर के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो ये हमने पढ़े हुए हैं सारे, याद है तुम्हें? MAR, MDR, PC, CIR। तो ये जो सारे के सारे होते हैं, ये सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। अब बात समझ में आ जाती है। तो इसमें उसने क्या बात बताई है? वैसे मैं वो डायरेक्ट वहीं से करवा देता हूँ जो तुम्हारे पास बता रहा था ना मैं। इसमें एक तुम्हें मुझे स्टेटस रजिस्टर बताना रह गया था, वो साथ साथ अभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो स्टेटस रजिस्टर के बारे में कहता है, पहले स्टेटस रजिस्टर को समझते हैं। स्टेटस रजिस्टर ये देखता है कि जब कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है ना, कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है, तो कहता है इज यूज व्हेन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक प्रोसेसिंग। तो पहली बात ये कि स्टेटस रजिस्टर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती हैं। यूज्ड इन ALU, यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। इसमें हर एक बिट जो होती है वो फ्लैग के तौर पे काम करती है। यहाँ देख सकते हो ये फ्लैग्स लिखे हुए हैं। एन का मतलब यहाँ पे होगा नेगेटिव फ्लैग, यानी रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं आ रहा। आपने पढ़ा था शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था ना, जो नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे -45 ऐसा होता है ना। तो अगर -45 होगा तो ये वाला 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अगर आपकी कैलकुलेशन में ओवरफ्लो हुआ है, जैसे 1 और 1 का रिजल्ट आता है 0 विथ कैरी 1, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो समझते हो? ओवरफ्लो का मतलब होता है कि अगर आपके पास अगर 8 बिट का नंबर है, ये 8 बिट का नंबर है, इसका रिजल्ट आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे होता 1 और 1, तो रिजल्ट 0 आगे कैरी 1 आता आता। तो इसका मतलब ये कि जो रिजल्ट आ रहा है, यानी 1 और 1 अगर यहाँ होता तो यहाँ 0 आगे 1 आ जाता। तो हमारे पास जो बिट्स थी, ठीक है, वो बिट्स क्या थी? वो बिट्स क्या थी? वो बिट्स थी हमारे पास 8 बिट्स, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा था हमारे पास? जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमारे पास आ गया 9 बिट में, ऐसा है। तो वो जो 9 बिट एक्सीड हुई है, उस 9 बिट की वजह से हमारे पास क्या जनरेट हो गया? ओवरफ्लो। क्या ये बात समझ में आती है? ये बताना, पहली बात है ना। तो कहता है, एक तो ये बात आ गई। सो फॉर एग्जाम्पल इफ द इंटरनेट कम फ्रॉम द प्रिंटर इन context of jamming or shortage of paper, I'm not asking the question with relation, ये जस्ट कॉपी पेस्ट दिस प्रोसेस एग्जाम दे आर रेटिंग टू इंटरप्ट। हाँ कर सकते हो ना, ये तो डिपेंड करता है कि सवाल आया कैसे, इसी तरह से कर सकते हैं हम। अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात जो है ना, वो यही है कि एक स्टेटस रजिस्टर होता है ऐसा, और उसके अंदर आपके पास NVCV। अब सी होता है तुम्हारा कैरी वाला, कैरी वाला। तो अब अगर यहाँ पे लेट सपोज 1 और 1 होता, तो 1 और 1 होके 0 जाता कैरी में। तो वो जो 0 जाता ना, तो 0 जाने की वजह से कैरी रजिस्टर 1 हो जाता। तो आप ये समझ लो कि स्टेटस रजिस्टर वो होता है जो किसी भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन का आंसर वो एज अ फ्लैग के तौर पे सेट करता है, कि अगर कैलकुलेशन हुई है और उसमें कैरी फ्लैग हुआ है, यानी कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। ये हो गया Y0S कैरी। Y0S कैरी का क्या मतलब है? यहाँ देख लो ना, अभी मैं तुम्हें पीछे का एग्जाम्पल करा रहा था ना। हाँ, ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग। यहीं पे मैंने एग्जाम्पल दी थी, इसको देखो। तुम्हारे सामने आ रही है, 0 विल बी कैरिड। तो वो तुम भूल गई? तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में कैलकुलेशन कराई थी कि 1 और 1 क्या होता है? 0 विथ कैरी 1, सॉरी, मैंने वहाँ 1 बोल दिया, 0 बोल दिया था, 1 बोलना था। सही है। तो अब मैं समझा तुम्हें ये रहा हूँ कि जब भी कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है, ये तुम्हारे पास है
अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कैरी भी जनरेट हो। अगर कैरी जनरेट होगा तो स्टेटस फ्लैग में जो NCV इस तरह से लिखा हुआ था, तो कैरी वाले के नीचे वन आ जाएगा। आप समझ रहे हो? अगर कोई वैल्यू 8 की बजाय 9 आ रही है, तो 9 की वजह से ओवरफ्लो फ्लैग जो था वो वन हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपके पास बाइनरी बिट्स ऐड हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उनके ऐड होने के ऊपर कैरी भी जनरेट होगा। ठीक है, तो कहता है इज सेट टू वन इफ देयर इज अ कैरी। अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग वन सेट हो जाएगा। अब बात आ रही है समझ में? तो इस जीरो की जगह वन आ जाएगा। सही है। हाँ, उसके बाद नेगेटिव फ्लैग है इज सेट टू वन इफ द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन यील्ड्स अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू वो होती है जिसके अंदर सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन होती है। ये बात समझ में आती है? जी जी अब्दुल्ला, होगी। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। फिर इसी तरह ओवरफ्लो फ्लैग वो होता है, ये उस वक्त वन सेट होता है जब अर्थमेटिक ऑपरेशन में ओवरफ्लो आए। तो यहाँ पे हुआ है देखो, वन और वन। तो वन और वन के आगे जीरो, आगे कैरी वन आ गया। तो क्या ओवरफ्लो हुआ है? तो क्या ओवरफ्लो बिट के अंदर आपके पास यहाँ पे वैल्यू सेट टू वन हो जाएगी? ये बात समझ में आती है? ओवरफ्लो फ्लैग को वी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी को उसने वन सेट किया। और साथ साथ वन और वन, जीरो विथ कैरी वन आया था, तो कैरी भी वन आया, तो इसलिए उसने कैरी की भी फील्ड को वन सेट किया। व्हेन देयर इज अ नेगेटिव फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग का मतलब है ये वैल्यू वन आ रही है, सबसे आखिरी में ये वैल्यू वन आ रही है। तो जो वैल्यू वन आती है इसका क्या मतलब होता है? वो नेगेटिव नहीं है। नहीं होगा। आपको याद है कि जो सबसे सबसे कौन सा कहलाता है? लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ये 1 2 4 8, आपको याद नहीं कि अगर ये वाली बिट वन होती है तो वो रिप्रेजेंट कराती है कि ये कौन है? नेगेटिव डायनरी नंबर है। टूस कॉम्प्लीमेंट याद है? तो टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास जो भी नंबर आखिर में वन दे तो इसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव डायनरी नंबर होता है। बात तुम्हें समझ में आई? तो यहाँ पर ये स्टेटस भी तुम्हें समझ में आ गया। हाउ इज इट नेगेटिव इन द फर्स्ट एग्जाम्पल? ये कोई ना कोई एरर होगा बुक का। ठीक है, देयर माइट बी एरर इन द बुक। और ऐसा है, इसमें कहीं ना कहीं ना छोटी छोटी गलतियां हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना वो इसलिए भी है, वो सही है, गलत नहीं है वो। ये वन आ रहा है ना आंसर में, तो वन क्या रिप्रेजेंट करता है? वन क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आंसर में वन आ रहा है तो वो नेगेटिव ही तो है, तो ठीक है, तो सही तो दिया है इसने। नेगेटिव सही है। 8 बिट भी ये मसला नहीं है, तो 8 बिट के अंदर वो कैरी के ऊपर जीरो ही रख रहा है ना, जब कैरी जनरेट ही नहीं हो रहा और ना ही जीरो हो रहा है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, बाकी ये कहता है कि सेट वन इफ द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन इज जीरो। अगर सारा आंसर जीरो आ रहा होता है तो फिर आपके पास जीरो फ्लैग सेट होता है। यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई? इंडेक्स रजिस्टर अभी फिलहाल छुड़वाया है, ये हम आगे बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स थे, CIR, MAR, MDR, PC, और ये सब हमने कर लिए। ठीक है, अगर सारे आठ हैं और लेफ्ट बिट जीरो है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है बेटे। अगर आपके पास यहाँ पे रिजल्ट जीरो आएगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। आपको याद है ना, नेगेटिव नंबर के लिए हम इसको -128 रखा करते थे। ठीक है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। साथ साथ तो यहाँ पे वापस आके जल्दी से ये अपने पास कॉपी शॉपी कर लो। ये मैं शेयर कर देता हूँ, इसको लिख लेना याद करके। तो ये उसने डिफरेंस पूछा है स्पेशल और पर्पस रजिस्टर और इसका, तो हम यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। देखते हैं मजीद कोई नई सवाल नहीं है तो फिर अगली तरफ चलते हैं, अगले नेक्स्ट उसकी जानिब, नेक्स्ट सवाल की जानिब। पास पेपर साथ साथ थ्योरी के करते चले जाओ, ठीक है? हम भी करेंगे बट स्टिल आपने क्या करना है, आपने साथ साथ टॉपिक होता जाए और अभी इसे करते जाओ ताकि इन दी एंड आप पर लोड ना आए। ये रहा बेटा, इसकी भी मैं पिक्चर आपको भेज देता हूँ। अभी टॉपिकल करो, अभी आप डायरेक्ट उस पर ना जाओ। टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करो। आपने वन किया, टू किया, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि 1 2 3 का वेटेज अच्छा खासा होता है ना? 1 2 3। तो आप 1 2 3 ये सारे करो। अभी मैंने आपको 8 भी करा दिया, 8 के भी पास पेपर करो। तो ये क्या आप, मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा बट स्टिल यू हैव अ टाइम। तो उस टाइम के हिसाब से आप खुद भी बैठो और खुद भी करो। ठीक है, सिलेबस की मेरी पूरी कोशिश है तुम्हारी
कि 10 से 15 अप्रैल तक बिल्कुल मुकम्मल नहीं बढ़िया। तो मैं इसलिए साथ साथ पास पेपर के क्वेश्चंस भी तुम्हें कराता हूँ कि बिल्कुल एंड के ऊपर तुम्हारे पास पास पेपर्स के भी सवाल साथ साथ हुए हो। और तुम अगर करते रहोगे खुद से भी, तो होपफुली जब सिलेबस खत्म होगा, P2 अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिलेबस इज लेफ्ट, P2 की समझ लो कि कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे चैप्टर नंबर 1 12 है, वो मैं अभी तुम्हें 5 के बाद करा दूंगा। वो 1 या 2 क्लासों के अंदर लंबी क्लास लेके ना, इस वीक में मौका मिला तो फिर हम उसको कर देंगे। मॉक जो है वो तुम्हारा ये चैप्टर करा के और वो वाला करवा के, क्या कहते हैं, हाँ ये चैप्टर करा के मॉक ले लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना तुम्हारा, 4 चल रहा है ये, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो फिर इसका तुम मॉक दे देना। सही है। आगे चले। पहले ये आधे का ले लेंगे, फिर जो बच जाएगा उसका लेने के बाद फिर फुल भी लेंगे। स्क्रीन आ रही है सामने। सवाल है कि भाई एक्सप्लेन करो कि कंप्यूटर हैंडल कैसे करेगा इंटरप्ट को। चीजें वही हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। नंबर 1, इंटरप्ट फ्लैग इज रेज्ड, याद है पहले पॉइंट के उसके अंदर बोला था कि इंटरप्ट सेट होता है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिखता नहीं हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम जाया हो जाएगा, थोड़ा टाइम बचाते हैं। इंटरप्ट जनरेट होगा जब कीबोर्ड पे की प्रेस होगी। किस तरह से कंप्यूटर वो इंटरप्ट हैंडल करेगा, इसका जवाब मैं आपको मार्किंग की से बता देता हूँ, और ये सिमिलर वही जवाब है जो हमने अभी पीछे किया है। अभी रिसेंटली तुम्हें याद हो, अभी हमने जो वो किया था, फिल इन द ब्लैंक्स फिल की थी, क्या उस पर लिखा हुआ आया था कि इंटरप्ट फ्लैग जो होता है वो रेज्ड होगा या सेट होगा। नंबर 1, इंटरप्ट फ्लैग रेज होने का मतलब है कि वो सेट होगा कि इंटरप्ट हुआ है। इंटरप्ट फ्लैग रेज होने का मतलब है कि इंटरप्ट आया है। एट द एंड ऑफ ईच फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ये बात भी हमने देखी थी कि फेच एग्जीक्यूट साइकिल मुकम्मल होने के बाद एक इंटरप्ट जनरेट होगा तो हमें पता चल जाएगा। द सिस्टम चेक्स द इंटरप्ट रजिस्टर फॉर हायर प्रायोरिटी, क्या ऐसे ही था। हमने देखा था कि उसकी प्रायोरिटी हाई है या लो है। अगर उसकी प्रायोरिटी हाई है तो वो जो भी करंट कंटेंट है उसके स्टेटस को स्टोर कर लेगा किसी रजिस्टर के अंदर। ये बात देखी थी। और उसके बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो कॉल करा ली जाएगी। इनपुट डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड इज प्रोसेस, और फिर जो भी इनपुट डाटा कीबोर्ड से आया होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा। थोड़ा सा ये एक पॉइंट तुम्हें एग्जाम्पल के हिसाब से लिखना होगा। और फिर कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स आर रीस्टोर्ड, और जो आपने पिछला काम रजिस्टर में स्टोर कराया था वो वापस रीस्टोर करा लोगे क्योंकि इंटरप्ट प्रोसेस हो चुका होगा। और फिर कंट्रोल इज पास बैक टू द प्रीवियस प्रोसेस, और जो भी पिछला प्रोसेस चल रहा था आप उसको कंट्रोल वापस भेज दोगे। समझ में आ रहा है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, 5 हैं। 1 2 3 4 5, तुम लिख दो, शुरू के 5 लिख दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम लोग मेरी बात समझ लो। तो अभी जो टाइम है ना वो रट्टा टाइम होना चाहिए, फुल बादाम खाओ पिस्ता खाओ और पानी में डाल के रखो, रात में सुबह उसको पी जाओ, ताकि तुम्हें रट्टे अच्छे लगाने पड़े। समझा मैं रहा हूँ, रट्टे तुमने लगाने पड़े। तुम लोगों को बात समझ में आ गई। इंटरप्ट के सवाल अब तुम लोगों ने सारे कर लेने हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम जरा नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ तुम लोग देख चुके हो कि यार ये जो उसने जितनी बातें हमें सिलेबस में बोली हमने देख ली है, तुम लोगों को समझ में आ गई। इंटरप्ट भी आ गया, उसकी कॉज आ गई, ठीक है। इंटरप्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वजह से आ जाता है, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ आ सकता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन कैसे काम करती है, कैसे इंटरप्ट फैच डिकोड साइकिल में काम करता है, हैंडल कैसे होता है। अब जरा आते हैं हम असेंबली लैंग्वेज और बिट मैनिपुलेशन। अच्छा, बिट मैनिपुलेशन अगर हम देखें तो क्या इसी को करना होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा वो है ना डेटाबेस, उतना इंपॉर्टेंट ये है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग पहले न्यू शुरू करता हूँ। फॉर P1 ही है ये, नई रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ बिकॉज असेंबली लैंग्वेज शुरू करने नहीं जा रहे। मैं स्टॉप करके नई रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ।